पॉलिटिक्स में पावर से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक ताकत। आईआर में कोई देश, कोई राष्ट्र राज्य ताकत क्यों लेना चाहेगा? अपने हितों के अनुरूप दुनिया की राजनीति को प्रभावित करना। इसको 3 शब्द में अंग्रेजी भाषा में पावर को, कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि इन्फ्लुएंस क्यों करना है? हर देश को अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने पक्ष में बाकियों को इन्फ्लुएंस करना। आपको परमानेंट मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कुछ देश इन्फ्लुएंस होंगे तभी आप बन पाओगे। आपके हाथ में कोई परमाणु बम नहीं, ठीक है। अब सवाल है कि ये इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी 2 बुनियादी तरीकों से आती है। एक को कहा गया हार्ड पावर और इसका दूसरा तर्क है सॉफ्ट। जोसेफ नाय एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। जीएस में ये नाम वाम बिल्कुल ना लिखना है, पर मैं सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं। उन्होंने पावर को पॉलिटिकली सबसे ज्यादा समझा, लिखा, और उन्हीं के दिए हुए 2 शब्द हैं, हार्ड पावर। और उन्होंने डिफाइन इसको किया, क्योंकि इसको डिफाइन करना मुश्किल है। इसको डिफाइन किया और बोला जो ये नहीं है वो सब क्या है। और इसको क्या डिफाइन किया होगा? आप अपनी सैन्य क्षमताओं का, मिलिट्री कैपेबिलिटीज का अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उपयोग कर रहे हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग कर रहे हो अपने हितों को स्थापित करने के लिए, तो वो कहलाएगी हार्ड पावर। जरूरी नहीं है कि आप हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराते। ये भी तो संभव है कि बम बॉम्बर में रखकर उसको ऊपर से घुमा देते और बोले नहीं सरेंडर करोगे तो गिरा दूंगा। ये संभावना थी कि नहीं? पर अमेरिका ने इस संभावना को नहीं चुना। उन्होंने हार्ड पावर को डायरेक्टली यूज किया। ऐसा कई बार होता है। जैसे बांग्लादेश का जब गठन हुआ तो अमेरिका का परमाणु शक्ति संपन्न नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ गया। उन्होंने मिसाइल तो नहीं दागी, बट हार्ड पावर ये थी कि भाई हम खड़े हैं, अगर तुमने हमला किया तो हम तुमको हमला करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो दोनों में ही आप हार्ड पावर का उपयोग कर, ठीक है। और अगर ये उपयोग नहीं है, किसी और चीज का उपयोग है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या इन दोनों का कंबाइंड उपयोग भी हो सकता है? हाँ, कभी कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कहते हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर मिलाकर हम उपयोग में लाएं, उसको आजकल बोला जाता है स्मार्ट पावर। और वस्तुतः हर देश को इसी का उपयोग करना पड़ता है। कहते हैं ना कि वो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो हर देश को हार्ड पावर को डेवलप जरूर करना पड़ता है, उपयोग न करना पड़े अच्छा है, लेकिन स्मार्टली दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। अब इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का उपयोग हो रहा है? देशों को प्रभावित करने की सबसे ज्यादा क्या कोशिश हो रही है? ये शब्द सुना है आपने, डॉलर डिप्लोमेसी। किसी को चेकबुक डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इसमें क्या करता है कोई देश? डॉलर बांट देता है। ज्यादातर देश सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि विकसित देश कम है और विकासशील संघर्षशील इकोनॉमीज ज्यादा है। अब ऐसे में उन सब देशों को, ये भी अमेरिका ने ही दुनिया को सिखाया। पहले वर्ल्ड वॉर में सब कुछ कबाड़ किया, उसके बाद मार्शल प्लान लेकर आ गया, मैं बनाऊंगा सब, मैं सहयोग करूंगा। सहयोग करने की शर्त यह है कि मेरे कुटुंब में आकर बैठ जाओ, है ना। तो ऐसे में अगर आप देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता के थ्रू उनको अपने साथ जोड़ते हैं, इसको बोला जाता है डॉलर डिप्लोमेसी या चेकबुक डिप्लोमेसी। सबसे ज्यादा कौन आजकल
तो उनके पास पैसे ज्यादा आ गए या उनका एम्बिशन बड़ा हो गया? अब देखो, अमेरिका अपने कर्मों का खामियाजा भुगत रहा है। पॉलिटिक्स में कभी वैक्यूम नहीं रहता। आपकी ताकत थी, आपने कुछ कर्म ऐसे करे कि वो ताकत कमजोर पड़ी, और फिर आपके यहां ऐसे नेता है जिन्होंने कहा हम क्यों फर्जी सबको पैसे बांटें, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। किस महापुरुष ने कहा था? वही फिर आ रहा है। तो ट्रंप के दौर में अमेरिका ने अपनी इस चैरिटी वाली पॉलिटिक्स को कम कर दिया, अपने सहयोगियों से ही झगड़े मोल लिए, आर्थिक समझौते रद्द करे, तो चीन को मौका मिल गया, वो घुस गया सबके यहां कि मेरे से सहयोग ले लो। और अब ट्रंप को आकर ही उसको, क्योंकि बाइडेन संभाल नहीं पाए, और ऐसे में ये इस समय चीन का बहुत बड़ा एक हथियार बन चुका है। बेल्ट और रोड नाम सुना है? ये सब आगे तकनीकी तौर पर पढ़ेंगे, पर ये आज सबको करनी पड़ती है। ये क्या अपनी मूल प्रकृति में गलत है? जो जिसको पैसे देगा कुछ गलत काम कराने के लिए देगा कि मैं यहां पत्तन पर कब्जा कर लूं, सेना बिठा दूं, या अच्छे पर्पज से भी हो सकती है। भाई सहायता तो करनी चाहिए ना। तो हम इसको नकारात्मक ना माने, पर देखना पड़ेगा देश का ऑब्जेक्टिव क्या है। सांस्कृतिक कूटनीति भी होती है, कल्चरल डिप्लोमेसी। स्मार्ट इसमें सॉफ्ट में आएगी। भारत के कुछ उदाहरण बताइए। बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म है, तो हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर है। और कुछ मुस्लिम देशों में जो हमारा एक इस्लामिक सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम आबादी है, उसके थ्रू जो हमारी पकड़ है, पहचान है। और कुछ ये योगा, संगीत, स्थापत्य, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्या हो गया, एक दिन निर्धारित हो गया, सारे राष्ट्राध्यक्ष शवासन करते हैं उस दिन। एक आसन तो सब लोग कर ही सकते हैं, शवासन। पर इतने नैरो बैंड में मत देखो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को। नीति आयोग क्या कहता है वो देखो। आपको लगता होगा कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाहर जाते हैं और वो सबसे ज्यादा माल कमा रहे हैं, ऐसा लगता होगा ना आपको। बाहर आवरली पेमेंट होता है सर्विसेज में, और एक एजेंसी है ग्लासडोर, वो बताती है कि पर आवर किस देश में किस काम के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। उसमें पता चलता है कि जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, किसी भी देश के हों, उनको योग स्टूडियो में योग सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा पैसे आज की तारीख में मिल रहे हैं। और आपके यहां ऐसे लाखों तैयार हो रहे हैं। बस दिक्कत वही है कि देश बाजार या अपना आसानी से आपको आने नहीं देते, पर फ्यूचर में ये आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेगी। ये तो सर्विसेज का हो गया। ये कल्चरल डिप्लोमेसी, आपका अध्यात्म, योग, ये सारी चीजें बहुत बड़ा एक आपकी ताकत है। इसको भी हम स्मार्ट पावर में, सॉफ्ट पावर में यूज कर रहे हैं। तो दोनों का संतुलित उपयोग भारत के उसमें हमको दिखता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।